ये कहानी है शिल्पी गौतम की, एक रात की, दो लाशों की और एक व्यवस्थक जो जवाब देने में विफल रहा। तारीख है 3 जुलाई 1999। जगह है पटना गांधी मैदान के पास एमएलए क्वार्टर नंबर 12 और उसके पीछे वाली गैराज। एक सफेद मारुति जैन कार में मिले दो लाशों की, शिल्पी जैन और गौतम कुमार। लेकिन यह मामला केवल एक हत्याकांड नहीं है, यह राजनीति, दबाव और जांच की विफलता की एक कहानी है। और इस कहानी में मुख्य नाम है राबड़ी देवी का भाई, लालू प्रसाद यादव का साला और तेजस्वी यादव का मामा साधु यादव। 2 जुलाई 1999 को सुबह शिल्पी अपने कंप्यूटर कोर्स के लिए निकली थी परिवार के अनुसार, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। परिवार ने खोज शुरू की, दोस्त रिश्तेदार से संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग जो है वो नहीं मिला। 3 जुलाई 1999 को दोपहर को पुलिस को सूचना मिलती है कि गांधी मैदान क्षेत्र में एक गैराज में, जो कि बंद है, उसमें एक गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। जब गैराज खोला गया तो गाड़ी में अंदर 2 शव पाए गए, शिल्पी और गौतम। दोनों शवों की पहचान स्थानीय पुलिस और परिवार द्वारा जल्दी कर दी गई। लगभग उसी समय साधु यादव, जब पुलिस वहां पहुंची थी तभी साधु यादव और उसके समर्थक भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अब सोचिए कि कैसे उन सबको यह सूचना मिली हो कि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया और साधु यादव और उसके लोगों को किसने इन्फॉर्म किया कि दोनों लगभग साथ में घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं आसपास स्थानीय अधिकारी और पुलिस वाले जो मौजूद रहे, उसमें राजनीति का ऐसा लगा दबाव की पहली झलक जो है वो दिखाई दे रही थी। लोकल पुलिस ने घटना स्थान से उंगलियों के निशान जो हैं वो लिए नहीं और कार को सीधे ड्राइव करते हुए पुलिस स्टेशन लेके चले गए। अब सोचिए कि जिस कार में 2 लाशें मिली हों, उस कार को ड्राइव करके कैसे थाने ले जाया जा सकता है बिना फॉरेंसिक टीम के सैंपल कलेक्शन के। स्टीयरिंग व्हील के फिंगरप्रिंट सब नष्ट हो गए क्योंकि उसे ड्राइव करके ले गया गया। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए स्थानीय एसपी और एसएसपी ने कह दिया कि ये सुसाइड है, मतलब सेल्फ पॉइजनिंग, क्योंकि उनके मुंह से कुछ झाग वगैरह आता उनको लगा था। बिहार पुलिस शायद इकलौती ऐसी पुलिस होगी जो सिर्फ लाश देखकर मौत की वजह बता सके, या यूं कह लीजिए कि मौत की वजह जानने के लिए पुलिस फोर्स को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ा। परिवार और समाज में आक्रोश था कि उन्हें पता था कि राजनीति जो है इसमें प्रभाव कर रही है। राजनीति जब गर्म हुई, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप चला, जंगल राज की साजिश और तमाम मुद्दे उठने लगे, तब आरजेडी की सत्ता में पुलिस और प्रशासन भ्रष्ट है ऐसा बताया जाने लगा। तो कुछ समय बाद इस मामले को बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने लगभग 4 साल जांच किया। 4 साल, 1999 से लेकर 2003 तक। 1 अगस्त 2003 को सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट में जानते हैं क्या था? जो बिहार पुलिस ने लाश देखकर बता दिया था, 4 मिनट भी नहीं लगे थे, वो सीबीआई ने सेम रिपोर्ट 4 साल बाद सबमिट किया कि कोई ठोस सबूत हत्या का नहीं मिला। मौत का कारण बताया गया पॉइजनिंग। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि यह एक सुसाइड पैक्ट हो सकता है, यानी दोनों ने मिलकर आत्महत्या कर। अब बताइए कि बिहार पुलिस है ना काबिल तारीफ, जो 4 घंटे भी नहीं लगाए, या यूं कहें 4 मिनट भी नहीं लगाए और लाश देख के बता दिया गया सुसाइड किया होगा। वही सीबीआई की जांच ने 4 साल लगाया, फिर भी बोला कि भाई सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि सबूत के अभाव में। सबूत कैसे मिलेगा जब पुलिस गाड़ी खुद चला के थाने लेके चली गई? फॉरेंसिक टीम को वहां सैंपलिंग के लिए क्या मिलेगा? लेकिन सीबीआई रिपोर्ट में भी कई सारी कमियां थी। शिल्पी के अंदरूनी कपड़ों पे पाए गए 2 अलग अलग सीमेंट के सैंपल धब्बे, जिसका मिलान नहीं किया गया। मुख्य संदिग्धों जिसमें साधु यादव भी था, उसने अपना ब्लड सैंपल देने से ही इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि यदि हत्या हुई होती तो संघर्ष या चोट के निशान होते, जो कि पोस्टमार्टम में इसका रिकॉर्ड कोई दर्ज नहीं किया गया। परिवार और समाज में इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सबको पता था कि असल में ऐसा हुआ नहीं है और राजनीति के चक्कर में सब लीपापोती किया जा रहा। शिल्पी के भाई ने यह आरोप लगाया कि साक्ष्य सबूत जो है वो मिटाए गए हैं और जांच जो है वो सही तरीके से नहीं की गई। पता है क्या हुआ? उस शिल्पी के भाई ने जो आरोप लगाया था वो गायब हो गया उसी दिन, जिस दिन ये आरोप लगाया, और कुछ दिनों बाद मिला वो, और उसके बाद भी वो आवाज उठाने के लायक नहीं। तो क्या उसे डराया धमकाया गया था
उन नेताओं और उन सरकारी तंत्रों द्वारा। दरअसल इस मामले में ऐसे कई पेच हैं जिसे साफ होता है कि सीबीआई ने कई अहम सबूतों को सीधे सीधे नजरअंदाज किया है। इसकी शुरुआत जो है वो मौकाए वारदात से ही हो गई थी। 2 जुलाई को शिल्पी जो है वो रोजाना की तरफ इंस्टीट्यूट की तरफ जाती है अपने रिक्शे में बैठकर, लेकिन वो पटना के जब मौर्य लोग पहुंचती है ना, तो उसके पास गौतम से परिचित एक लड़का, जिसे गौतम भी जानता था और वो भी जानती, वो आता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। और वो भी उस लड़के को जानती है क्योंकि दोनों का कॉमन फ्रेंड थे, गौतम का भी और इसका भी, तो वो उसके साथ चली जाती। चश्मदीदों के मुताबिक बाद में उसे वह अपने साथ पटना के नजदीकी फुलवारी शरीफ में बने एक गेस्ट हाउस में ले जाती। ये गेस्ट हाउस जो है वो बिहार के सफेद पोस्ट नेताओं के ऐश का अड्डा था। कई सारे लोगों के मुताबिक गेस्ट हाउस में ही शिल्पी के साथ कई लोगों ने किया। गौतम राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से जुड़ा हुआ था, इसलिए साधु यादव से उसकी दोस्ती थी, आना जाना था उसका। कई बार वो उस गेस्ट हाउस में भी जा चुका था गौतम, जिसकी लाश शिल्पी के साथ मिली, क्योंकि वो साधु यादव और उसके लोगों को जानता था। तो गौतम जब शिल्पी के गेस्ट हाउस जाने की बात भनक लगी, उसे पता चला कि वो उसका दोस्त उसे गेस्ट हाउस में ले गया है शिल्पी को, तो वो भागता हुआ वहां पहुंचता है और उसे अंदेशा हो जाता है कि उस गेस्ट हाउस में जो कांड पहले चल रहे होते हैं कहीं वही शिल्पी के साथ ना हो जाए, इसीलिए वो भागता हुआ गेस्ट हाउस। मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती थी। शिल्पी की हालत देखकर गौतम जो है वो भड़क जाता है और उसे वहां मौजूद सफेद पोस्ट नेताओं का भांडा फोड़ने की धमकी दे डालता है। बस इसी बात पर अपनी गिरेबान बचाने के लिए गौतम और शिल्पी को मार डाला और फिर दोनों को उनकी लाश को इस कार में डालकर चुपचाप गैरेज तक पहुंचा दिया ताकि मामला जो है वो खुदकुशी का लगे। ये कारण तो स्पष्ट था कि उसके साथ और बहुत ब्रूटल तरीके से हुआ, जिसके बारे में शब्दों में जो है ना वो बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। और जिस एमएलए क्वार्टर में, क्वार्टर नंबर 12 के पीछे गैराज में उसकी लाश मिली, वो क्वार्टर भी साधु यादव यूज करता था। साधु यादव के लोगों का से जुड़ा हुआ वो क्वार्टर जो है वो अलॉट हुआ था अधिकारियों को, लेकिन उसका इस्तेमाल साधु यादव किया करता था और उसी के पीछे वाले गैराज में उस गाड़ी में इनकी लाश। वास्तविक कब्जा उस क्वार्टर पे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई यानी लालू यादव के साला जो है साधु यादव का। लोगों ने बताया ये कई बार, लेकिन सबूत जुटाने में बड़ी बड़ी गलतियां हुई। मौके पर चश्मदीदों का दबाव, गवाहों और को बदलना, मतलब डरा धमकाकर फोन कॉल रिकॉर्ड को मिटाना, फॉरेंसिक नमूने जो है वो नष्ट हो जाना। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत में स्वीकार कर लिया गया। फिर भी सीबीआई ने साफ बोला कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम इसको सुसाइड मान रहे हैं। लड़की के कपड़ों पे जो इंटरनल कपड़े होते हैं उस पे एक से ज्यादा लोगों के स्पर्म के धब्बे में, उसके बाद भी इसको सुसाइड करके और सबमिट कर दिया गया और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। कोई खास उस पे एक्शन जो है वो हुआ नहीं। वर्तमान में जब 2020 तक कोई नया मुकदमा इस पे नहीं हुआ और ना ही कोई सजा मिली, पर राजनीति में ये केस आज भी गर्म है। हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ राजनीतिक हस्तियों ने इस मामले को उठाया है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों और उनके लोगों पे आरोप लगाया है। तो सवाल स्वाभाविक है कि क्या यह मामला जंगल राज की प्रतिमूर्ति है, जहां सत्ता की आड़ में न्याय को अटका दिया गया। जब एक दल आरजेडी सत्ता में हो और अभियुक्त उसका अपना हो, तो क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से जांच कर पाती हैं? जब साधु यादव हो या लालू का साला और तेजस्वी का मामा, तो सवाल तो उठेगा कि क्या राजनीतिक संरक्षण ने इस केस को दबा दिया? क्या सत्ता के तथ्य को मोड़ने की कोशिश की गई? शिल्पी और गौतम, दो नाम और एक लंबा सवाल। क्या लोकतंत्र में न्याय और सच्चाई सत्ता के हाथों दबा दी गई? क्योंकि ये केस तो ऐसे ही सवाल खड़े करता। उसी जंगल राज की ये चर्चा इसलिए किया क्योंकि आज कई जगह कई पार्टियों में इस केस की चर्चा है और ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ छिपाया गया ऐसा लगता है। अगर आप सब में कोई बिहार से हो और इस केस को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।